अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा मुल्क जहाँ के फिरौन हसन परस्त थे जो अपने लिए मुल्काएं और कनीजें शाम से चुनकर लाते थे। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े अजायबात में से एक आज भी खड़ा है। रूह को सुकून बख्शने वाला दरियाए नील यहीं बहता है। ये मुल्क तारीख की खुली किताब है जहाँ बहुत से अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। फिरौन के महल कैसे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह फिरौन के महल में पहुंचे थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का महल कहाँ है? यहाँ के लोग आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? और क्या आप जानते हैं कि इसी मुल्क ने अरब दुनिया में सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह खड़े होकर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे? यहाँ की औरतों में फिरौनी दौर का तफाखुर, शामी औरतों की हया, फिरौनी दौर जैसी आंखें, रूमी दौर जैसी गर्दन का निखार और यूनानी दौर जैसा हुस्न पाया जाता है। इसे वफा का दूसरा नाम भी समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्र की। आपने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है क्योंकि इससे पहले मिस्र के बारे में ऐसी वीडियो आपने शायद ही कभी देखी हो। तो चले मिस्र की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि इसका सरकारी नाम अरब जमहूरिया मिस्र है, यानी नाम में अरब लिखा हुआ है, लेकिन जुग्राफियाई तौर पर देखें तो ये तकरीबन पूरा अफ्रीका में वाक़ है। बस थोड़ा सा सीनाई का इलाका एशिया की तरफ निकलता है, बाकी सब अफ्रीका का हिस्सा है। फिर भी नाम में अरब क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग अरबी बोलते हैं। कल्चर, खाना, लिबास, लहजा सब कुछ अरब दुनिया से मिलता जुलता है। तो ये मुल्क अरब भी है और अफ्रीकी भी, दोनों का बेहतरीन इम्तिजाज। अब आबादी की बात करें तो 2026 में मिस्र की आबादी तकरीबन 12 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी ये मुल्क दुनिया में 13वीं नंबर पर खड़ा है। मुस्लिम ममालिक में तो ये टॉप 6-7 में जरूर आता है। रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी दुनिया के बड़े ममालिक में 30वीं नंबर के आसपास, लेकिन इसका 95% हिस्सा सहरा है। इसीलिए सारी आबादी नील के किनारे और इसके डेल्टा में समटी हुई है। जहाँ पानी है वहीं लोग आबाद है, बाकी जगह रेत का समंदर है। शहरों में तकरीबन 42% लोग रहते हैं, बाकी 58% अब भी देहातों में खेती बाड़ी करते हैं। और यही देही मिस्र असल मिस्री कल्चर को जिंदा रखे हुए है। मजहब की बात करें तो तकरीबन 90% आबादी मुसलमान है और उनमें भी ज्यादातर सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। 8 से 10% किप्ती ईसाई हैं, जो मिस्र का सबसे बड़ा मसीही गिरोह है, और बाकी 1% दीगर मज़ाहिब या अक़वाम से ताल्लुक रखते हैं। सरकारी जबान अरबी है, मगर यहाँ अरबी की 8 से 10 मुख्तलिफ बोलियां बोली जाती हैं। खास तौर पर मिस्री अरबी, जो पूरे अरब दुनिया में सबसे मशहूर है। फिल्में, ड्रामे, गाने सब इसी में बनते हैं। थोड़ी तादाद में यूनानी, आर्मीनियाई, बेजा और नूबियाई जैसी जबानें भी बोली जाती हैं। औसत उम्र तकरीबन 73 साल के करीब है, जो सेहत की सहूलतों में बेहतरी की वजह से मुसलसल बढ़ रही है। तालीम की शरह यानी लिटरेसी रेट तकरीबन 75% के करीब है, जो बेहतर तो हो रही है, मगर खास तौर पर देही इलाकों में अब भी चैलेंजेस मौजूद हैं। अब इसके बॉर्डर्स देख लें। मगरिब में लीबिया है, जुनूब में सूडान, शुमाल मशरिक में इसराइल और गजा की पट्टी, शुमाल में बहरा रूम की लहरें, मशरिक में बहरा अहमर का नीला पानी, और सबसे अहम दुनिया के सबसे लंबे दरियाओं में से एक दरियाए नील, जो तकरीबन 6650 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालिया सैटेलाइट पैमाइश के मुताबिक अब दरियाए अमेज़न को नील से थोड़ा लंबा माना जाता है, मगर मिस्र के लिए तो नील ही सब कुछ है। ये अफ्रीका की लाइफलाइन है और मिस्र इसी नील पर खड़ा है। नील ना होता तो मिस्र ना होता। दारुल हुकूमत काहिरा है। भाई ये शहर कभी सोता नहीं। 24 घंटे हलचल, ट्रैफिक, हारन, लोगों का शोर, बाजारों में धक्कम पील, और यही इसकी रूह है। नील उसके साथ साथ बहता है। कदीम मसाजिद, खानुल खलीली जैसे बाजार, तारीखी इमारतें, सब कुछ यहाँ मौजूद है। अमली तौर पर तो पूरा मुल्क इसी शहर के गिर्द घूमता है। अगर काहिरा जाएं तो नील पर क्रूज जरूर करें। शाम को जब सूरज डूब रहा हो और लाइट्स जल उठें, डिनर के साथ लाइव म्यूजिक, नाच गाना और नील की ठंडी हवा, बस एक अलग ही समा होता है। मौसम यहाँ 2 तरह का है। अप्रैल से अक्टूबर तक सख्त गर्मी और नवंबर से मार्च तक खुशगवार सर्दी। जबान अरबी है, अंग्रेजी बहुत कम बोली जाती है, तो थोड़ी सी अरबी सीख कर जाएं तो बहुत काम आएगी। लोग बहुत खुश मिजाज हैं भाई। सलाम करें तो खड़े होकर पूरे जोश से जवाब देते हैं। गर्म जोशी ऐसी कि दिल जीत लेते हैं। सयाहत और खानों के दीवाने हैं। रात को फैमिली के साथ निकलते हैं। रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप, फूड स्ट्रीट्स रश से भरी रहती हैं। हवा में खानों की खुशबू ऐसी फैली होती है कि भूख खुद ब खुद जाग उठती है। स्ट्रीट फूड तो अलग ही लेवल का है, खास तौर पर कोशरी, जो उनकी नेशनल डिश है। चावल, दाल, मैक्रोनी, पास्ता, टमाटर सास, तुली हुई प्याज और चने सब मिक्स करके एक प्लेट में पेश किया जाता है। एक बार खाएं तो 2-3 प्लेटें आराम से खा जाएंगे। और नील के किनारे बैठकर खाना, ठंडी हवा और लाइट्स का नजारा, वाह भाई क्या सीन होता है। मिस्री लोग मौसीकी और पार्टी के भी बहुत शौकीन हैं। ये मुस्लिम मुल्क है, लेकिन काहिरा में क्लब्स, बार्स, लाइव म्यूजिक और डांस सब कुछ चलता है। लोग जिंदगी को पूरे रंग में जीते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं की तो अभी कर लें। काहिरा में अगर कोई जगह दिल को
چھو لے تو وہ ہے جامعہ الازہر۔ یہ اسلام کی دوسری سب سے قدیم یونیورسٹی ہے جو 972 عیسوی میں فاطمی خلافت کے دور میں بنائی گئی تھی۔ اس دور کے حکمران طلبہ سے فیس نہیں لیتے تھے بلکہ خود انہیں وظیفہ دیتے تھے، اور آج بھی وہی روایت قائم ہے۔ ہزاروں طلبہ کو اسکالرشپ ملتی ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں اسلامی علوم سیکھنے آتے ہیں۔ الازہر کا نام سنتے ہی دل میں احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جگہ صدیوں سے علم کی روشنی پھیلاتی آ رہی ہے۔ پھر قاہرہ کے پرانے علاقے میں شارع الاشرفیہ نامی ایک سڑک ہے جہاں مقدس مزارات واقع ہیں۔ وہاں سیدہ عاتقہ، سیدہ سکینہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن کے مزارات ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک بھی۔ بہت بابرکت جگہ ہے بھائی، وہاں پہنچ کر دل کو عجیب سکون ملتا ہے، اور دعا مانگنے والوں کا ہجوم دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حسینی مسجد کی بات کریں تو اندر سے دیکھنے میں کمال کی ہے، خوبصورت ڈیزائن اور نفیس نقش و نگار۔ مصری لوگوں کا پکا یقین ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یہیں دفن ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عراق میں ہے، مگر یہاں کے لوگ پورے دل سے یہی کہتے ہیں کہ قاہرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جگہ ان کے چاہنے والوں کے لیے محبت اور عقیدت کا مرکز ہے۔ اب چلتے ہیں لکسر شہر کی طرف، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رہتا تھا۔ یہ شہر قاہرہ سے 614 کلومیٹر دور ہے، نیل کے کانٹیکٹ ہے آباد ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے۔ آج بھی کچھ لوگ، زیادہ تر یورپی سیاح، فرعون کی پرانی عبادت گاہوں میں جا کر تصویریں بنواتے اور تحقیق کی نظر سے دیکھتے نظر آتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی کے صندوق میں نیل کے ذریعے فرعون کے محل تک پہنچے، وہ کارنک ٹیمپل کے بڑے ستونوں کے قریب ہے۔ یہی فرعون کا محل تھا۔ فرعون کے مجسمے بہت بڑے بنائے گئے ہیں، اور ایک بڑے مجسمے کے قریب ایک چھوٹا سا مجسمہ بھی ہے جسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا کہا جاتا ہے، جو فرعون کی بیوی تھیں مگر اللہ پر ایمان رکھتی تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ دیواروں پر نقش و نگار اور تصویری تحریروں کی شکل میں اس دور کی بہت سی داستانیں محفوظ ہیں۔ اس زمانے میں کوئی کیمرہ نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ سب کچھ پتھروں پر کندہ کر دیا گیا۔ ایک محل ایسا بھی ہے جہاں فرعون کی بیویاں بچوں کو جنم دیتی تھیں۔ وہاں نیل کے کنارے کشتی کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ اندر کمرے اور دیواریں نقوش سے بھری ہوئی ہیں، اور نیل کا منظر واقعی کمال کا ہے۔ اگر فرعونوں کو اصل حالت میں دیکھنا ہو تو لکسر میوزیم ضرور جائیں، جہاں ممیاں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ سینا ہے، جسے جبل موسیٰ یا طور سینا بھی کہا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ جگہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں سب کے لیے مقدس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور بھی مصر میں گزرا۔ قاہرہ میں ان کے بھائیوں کی قبریں بتائی جاتی ہیں، اور ایک مزار حضرت بنیامین علیہ السلام کا بھی ہے، اگرچہ صحیح تصدیق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے قریب عزیزیہ نامی ایک گاؤں ہے جہاں کبھی عزیز مصر کا محل تھا، اور اس کے کچھ آثار آج بھی باقی ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا، پھر بھی اللہ نے اسے اتنی لمبی عمر کیوں دی؟ بزرگ مسکرائے اور بس ایک جملہ کہا، فرعون انصاف کرتا تھا۔ یہ مختصر سا جواب مصر کی سب سے بڑی حقیقت بیان کرتا ہے۔ یہاں انصاف اور طاقت کی کہانیاں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ 2025 میں مصر دیکھنے آنے والے سیاحوں کی تعداد نے ریکارڈ توڑ دیے۔ تقریباً 19 ملین سیاح مصر آئے، جو 2024 کے مقابلے میں 21% زیادہ ہے، اور یہ اضافہ عالمی سیاحتی اوسط سے 4 گنا زیادہ تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ نومبر 2025 میں جیزا کے قریب گرینڈ ایجپشن میوزیم کا افتتاح بھی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا آثار قدیمہ کا میوزیم بن چکا ہے۔ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نوادرات رکھے گئے ہیں، جن میں فرعون توتن خامن کا مکمل خزانہ بھی پہلی بار ایک ساتھ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ میوزیم اہرام جیزا کے بالکل قریب ہے، اور اسے مصر کا چوتھا اہرام بھی کہا جانے لگا ہے۔ ہم اکثر اہرام اور نیل کی باتیں سنتے ہیں، مگر مصر اسلامی تاریخ کا بھی بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہاں بہت بڑی اہمیت تھی۔ انبیاء کرام تشریف لائے اور معجزات ظاہر ہوئے۔ قدیم مصری مذہب مشرکانہ تھا، یعنی ہزاروں دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تقریباً 1500 سے 2000 تک دیوتاؤں کے نام آج بھی معلوم ہیں، جن میں سب سے بڑا سورج کا دیوتا را تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ دن بھر آسمان میں گھومتا، روشنی اور زندگی دیتا، اور سب کچھ اسی سے جڑا سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل بھی اسی ماحول میں رہتے تھے، شاید کچھ اثرات ان پر بھی پڑے ہوں۔ مصر کی تاریخ بھائی بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3200 قبل مسیح میں بادشاہ مینز یا نارمر نے بالائی اور زیر مصر کی چھوٹی بڑی ریاستوں کو فتح کر کے ایک متحدہ سلطنت قائم کی۔ یہیں سے فرعونوں کی طاقتور سلطنت کا آغاز ہوا، اور یہ پہلا قدم تھا ایک ایسی تہذیب کا جو ہزاروں سال تک دنیا پر چھائی رہی۔ بھائی میں پوری کوشش کروں گا کہ مصر کی اسلامی تاریخ سے آپ کو آگاہ کروں، مگر اگر کوئی غلطی رہ جائے تو پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سب سے بھی معذرت۔ ایک اہم بات سمجھ لیں، فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ بالکل جیسے ہندوستان میں راجا، چین میں خاقان
ईरान में कसरा और रूम में कैसर कहलाता था। इन फिरौनों और उनके लोगों का यकीन था कि मौत के बैक वो दोबारा जिंदा होंगे, इसीलिए एहराम बनवाए जाते थे जहां मुमिया सोने चांदी, ज़ेवरात और रोजमर्रा के सामान के साथ दफन की जाते हैं ताकि आखिरत में भी बादशाहत और ऐशो आराम जारी रहे। मिस्र का सबसे पहला एहराम जोसर का जीना नुमा एहराम था, जो तकरीबन 2700 से 2600 क़िब्ल मसीह के दरमियान बनाया गया। ये 6 मंजिला है और दुनिया का पहला बड़ा पथरीला ढांचा समझा जाता है, जिसने बाद में बनने वाले एहराम की बुनियाद रखी। फिर आया जीजा का अजीम एहराम, जिसे फिरौन खोफो या चौपस ने बनवाया। इसे तैयार करने में तकरीबन 20 साल लगे और इसमें 23 लाख से ज्यादा चूने और पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए, जिनमें से हर एक औसतन 2 से 3 टन का है। ये हरम खोफो कहलाता है और दुनिया के 7 अजायबात में से एक है, जो आज भी अपनी असल शक्ल में खड़ा है। देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि इतनी पुरानी चीज इतनी मजबूत कैसे बनाई गई होगी। खोफो ने तकरीबन 2589 से 2566 क़िब्ल मसीह तक यानी 23 साल के करीब हुक्मरानी की, और उसके दौर में सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि उर्दुन और शाम के बड़े इलाके भी उसकी सल्तनत में शामिल थे। मिस्र के फिरौनों ने अपनी सल्तनत को मुसलसल बढ़ाया और अफ्रीका व अरब के इलाके फतह करके ताकतवर बनते गए, मगर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते रहे और खुद को खुदा समझ बैठे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने कई फिरौनों को हलाक किया और उनकी ताकत व गुरूर को मिटा दिया। आज भी उनकी लाशें मुम्मी की शक्ल में एहराम के अंदर और मिस्र के म्यूजियम में महफूज हैं। नक्शो निगार और मुजस्समे देखकर लगता है जैसे तारीख जिंदा है और हर चीज एक ही सबक दे रही है कि गुरूर की इंतहा तबाही लाती है। फिर 664 क़िब्ल मसीह से 332 क़िब्ल मसीह के दरमियान मिस्र पर बारी बारी गैर मुल्की सल्तनतों का तसल्लुत रहा और आखिर में 332 क़िब्ल मसीह में सिकंदर आजम ने उसे फतह करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। इसी दौर में क्लियोपेट्रा हफ्तम मिस्र की आखिरी फिरौन मलका के तौर पर तारीख में मशहूर हुई, जिनके हुस्न और दिलकश शख्सियत का चर्चा आज तक है। उन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी से मोहब्बत और सियासी इत्तेहाद के रिश्ते बनाए, मगर यही ताल्लुकात बिलाखिर उनकी तबाही का सबब बने और अगस्टस की फतह के बाद कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने सांप के काटने से खुदकुशी कर ली। यूं मिस्र रूमी सल्तनत का सूबा बन गया। भाई 969 ईस्वी में फातमी दौर में काहिरा की बुनियाद रखी गई। अल काहिरा यानी फातह शहर। इससे पहले यहाँ फिस्तात नामी बस्ती थी, जो आज भी काहिरा का एक इलाका है। हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु ने वहाँ अपना खैमा लगाया था और मशहूर रिवायत है कि कबूतर ने उनके खैमे पर अंडा दिया, जिसे नेक शुगून समझा गया। यहीं मस्जिद अम्र बिन अलास तामीर हुई और यही जगह इस्लामी दौर का पहला दारुल हुकूमत बनी। अरबी में खैमे को फिस्तात कहा जाता है, इसी वजह से ये बस्ती फिस्तात कहलाई और मुसलमानों में तवील अरसे तक मिस्र को इसी नाम से जाना जाता रहा। हजरत अम्र रजी अल्लाह अन्हु ने यहीं से मिस्र में इस्लामी दौर का आगाज किया। फिर 1517 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और ये उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस दौर में ममलूक सल्तनत भी ताकतवर थी और उस्मानियों और ममलूकों के दरमियान कशमकश चलती रही। इसी दौरान अल्बानिया से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद अली पाशा का खानदान, जो उस्मानी फौज में बड़े ओहदों पर फायज था, आहिस्ता आहिस्ता मिस्र पर असल कंट्रोल हासिल कर चुका था। ये खानदान बहुत ताकतवर हो गया और बिलाखिर 28 फरवरी 1922 को इसी खानदान की क़यादत में मिस्र ने बरतानवी तसल्लुत को मुस्तरद करके अपने आप को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क करार दे दिया। उस्मानियों और बरतानवियों के दरमियान एक सदी से ज्यादा अरसे तक तनाज़ात और झड़पें चलती रहीं। 1922 की आज़ादी के बाद इनकलाबी तहरीकों ने जोर पकड़ा और लोगों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। 23 जुलाई 1952 वो तारीखी दिन था जब फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया और इनकलाबियों के मुतालिबात तस्लीम किए गए। तब से ये दिन मिस्र में इनकलाबी दिन के तौर पर मनाया जाता है। अगले साल यानी 18 जून 1953 को मिस्र को बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया करार दिया गया। आज़ादी के बाद मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात कशीदा हो गए और कई जंगें हुई, जैसे 1948, 1956, 1967 और 1973 की जंगें, जो आज भी मशहूर हैं। मगर मिस्र पहला अरब मुल्क था जिसके सदर अनवर सादात ने 1977 में इसराइल का दौरा किया और अमन मुआहिदा किया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा और तारीखी कदम समझा गया। 2011 का इनकलाब तारीख का एक बड़ा मोड़ था भाई, जब हसनी मुबारक की हुकूमत गिर गई और उसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर फेसबुक ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लोगों ने ग्रुप्स बनाए, एहतजाज मुनज़्ज़म किए और यही वजह थी कि एक बाप ने अपनी नौज़ायदा बेटी का नाम फेसबुक जमाल इब्राहिम रख दिया, जो इनकलाब की याद में शुक्रगुजारी का इजहार था। और आज भी ये कहानी मशहूर है। आजकल अब्दुल फत्ताह अल सीसी 2014 से मिस्र के सदर हैं और
और मुस्तफ़ा मदबोली वजीर आज़म है। वक्त के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। मिस्र UTC+2 पर है, जबकि पाकिस्तान UTC+5 पर। सीधी लाइन में दोनों मुल्कों का फासला तकरीबन 3800 किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान के क़याम के बाद 1951 में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए, मगर इससे पहले ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मिस्र का दौरा कर चुके थे। दोनों के दरमियान हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने मिस्र की इसराइल के खिलाफ जंगों में दिल खोल कर मदद की, खास तौर पर फौजी सतह पर। 1967 की 6 रोजा जंग और 1973 की यौम कपूर जंग में पाकिस्तानी पायलट्स रजाकाराना तौर पर शरीक हुए। जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल अजीम ने कई इसराइली तैयारे मार गिराए और शातिर अली ने भी 1973 में एक इसराइली मिराज तैयारा गिराया। पाकिस्तान ने बराह रास्त फौज नहीं भेजी, मगर हथियारों, तरबियत और रजाकार पायलट्स के जरिए भरपूर मदद फराहम की। आज भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हैं और दिफाई ताउन बढ़ रहा है। मिलिट्री सरबराहों की मुलाकातें, मुश्तरका फौजी मशकें और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत मुसलसल जारी रहती है। इस्लामी दुनिया को एक मजबूत क़यादत की जरूरत है जो सबको फलस्तीन और दीगर मसाइल पर मुत्तहिद कर सके। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद में मिस्री सफारत खाने से वीजा लेना पड़ता है, चाहे वो एम्बेसी वीजा हो या टूरिस्ट वीजा। आम तौर पर ऑनलाइन वीजा दस्तयाब नहीं, इसलिए सफारत खाने से ही दरखास्त देनी पड़ती है। दस्तावेजात मुकम्मल करने और इंटरव्यू के बाद ही वीजा मिलता है, और वीजा ऑन अराइवल की सहूलत पाकिस्तानियों के लिए मुयस्सर नहीं। मिस्र में पाकिस्तानियों की तादाद ताज़ा अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 600 से 700 के करीब है, जिनमें ज्यादातर तलबा, पेशावर अफराद या वहाँ मुस्तकिल आबाद खानदान शामिल है, और ये ज्यादातर काहिरा और इस्कंदरिया में रहते हैं। ये कम्युनिटी छोटी जरूर है मगर बहुत फाल है। यहाँ की आबादी का बड़ा जरिए माश काश्तकारी है। नील की वजह से जमीन इतनी जरखेज है कि फसल लहलहाती रहती है। असवान हाई डैम, जिसे मिस्री डैम भी कहा जाता है, सोवियत यूनियन की मदद से 1960 में शुरू हुआ और 1970 में मुकम्मल हुआ। ये डैम दरियाए नील को कंट्रोल करता है, सैलाब रोकता है, बिजली पैदा करता है और काश्तकारी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। डैम बनाते वक्त सूडान के कुछ इलाके डूबने का खदशा था, इसलिए 1959 में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा हुआ, जिसके मुताबिक मिस्र को हर साल 55 अरब क्यूबिक मीटर पानी मिलता है और सूडान को 18.5 अरब क्यूबिक मीटर। पहले नील को दुनिया का सबसे लंबा दरिया समझा जाता था, तकरीबन 6650 किलोमीटर, मगर ताज़ा सैटेलाइट पैमाइश के मुताबिक अब ज्यादातर माहिरीन यही मानते हैं कि अमेज़न इससे थोड़ा लंबा है, तो नील अब दूसरे नंबर पर आ जाता है। मगर मिस्र के लिए तो ये आज भी लाइफलाइन ही है। मिस्र में खजूरें, आम, संतरे, सब्जियां, चावल, गंदुम और कपास बहुत ज्यादा काश्त होते हैं। 150 साल पहले तक लोग समझते थे कि नील एक पुरअसरार दरिया है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि इसका पानी कहाँ से आता है। ये सहरा में से गुजरता है मगर कभी खुश्क नहीं होता। आज हम जानते हैं कि इसका आगाज मशरकी अफ्रीका से होता है। झील विक्टोरिया, युगांडा, तंजानिया और एथोपिया से ब्लीव नील और व्हाइट नील मिलकर नील बनाते हैं और फिर मिस्र तक पहुंचते हैं। ये दरिया ही मिस्र की लाइफलाइन है भाई, इसके बगैर मिस्र का वजूद ही मुमकिन नहीं। ज़राअत के अलावा मिस्र की मईशत में केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और खाम तेल और कुदरती गैस की बरामद से भी अच्छा खासा मुनाफा हासिल हो रहा है, खास तौर पर हालिया गैस की नई दरियाफ्तों की वजह से। अब तरसीलात ज़र की बात करें तो मिस्र के 30 लाख से ज्यादा शहरी हमसाया ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत वगैरह में काम करते हैं और अपनी कमाई घर भेजते रहते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ मिस्र के मुताबिक 2025 में मिस्र को रिकॉर्ड 41.5 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो 2024 के मुकाबले में 40.5% ज्यादा है, और ये बरामदात और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के बाद मिस्र के लिए ज़र मबादला का तीसरा बड़ा जरिया बन चुकी है। सयाहत तो मिस्र में अलग ही सतह पर है। ये मुल्क की मईशत का मुकम्मल सुतून है। जीजा का अजीम एहराम तकरीबन 4500 साल पुराना है और आज भी अपनी असली शक्ल में खड़ा है। देखकर दिमाग घूम जाता है कि ये कैसे बनाया गया होगा। इसके अलावा लेक्सर के मंदिर, असवान की खूबसूरती, अबू संबल के अजीम मुजस्समे, काहिरा की मसाजिद और मज़ारात और अब ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम भी। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोग तो बस मिस्र ही आना चाहते हैं। 2025 में तकरीबन 19 मिलियन सयाह आए, जो 2024 से 21% ज्यादा थे, और सयाहत से हासिल होने वाली आमदनी में भी तकरीबन 17% इजाफा हुआ, जो मुल्क के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। मगर एक चीज जो हर सयाह को थोड़ी बुरी लगती है, वो मिस्रियों का बार बार सामान और खिदमात पेश करना है। गाइड, फोटो, यादगारी अशिया और ऊंट की सवारी वगैरह। कुछ सयाह इससे नाराज भी हो जाते हैं, मगर ये भी उनका रोजगार कमाने का तरीका है, खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ लोग मुकम्मल तौर पर सयाहत पर इन्हिसार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कदीम मिस्री सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की भी मुम्मियाँ बनाते थे। आसार कदीमा में 15 फुट लंबे मगरमच्छ की मुम्मी भी मिली है, और हाल ही में तकरीबन 2500 साल पुरानी 10 मगरमच्छ मुम्मियाँ भी दरियाफ्त हुई हैं। फुटबॉल तो मिस्र का कौमी जुनून है भाई। नेशनल टीम, लीग, अल अहली और जमालिक जैसे क्लब
क्लब्स। पूरा मुल्क फुटबॉल के पीछे दीवाना है और ये वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। स्क्वॉश में तो मिस्र दुनिया में तवील अरसे तक टॉप रैंकिंग पर रहा है। टेनिस और ओलंपिक्स के दीगर खेल भी शौक से खेले जाते हैं और मिस्री एथलीट्स बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। मिस्र अब तक 4 नोबल इनाम जीत चुका है। अमन में अनवर सादात ने 1978 में, अदब में नजीब महफूज ने 1988 में, केमिस्ट्री में अहमद जवेल ने 1999 में और अमन में मोहम्मद अल बरादई ने 2005 में। ये सब मिस्री निजात हैं और ये मिस्र के लिए बहुत फख्र की बात है। मिस्र का झंडा 3 रंगों का है, सुर्ख, सफेद और स्याह, और दरमियान में सुनहरी सलाहुद्दीन उकाब बना हुआ है। ये शाम, इराक और यमन के झंडों से मिलता जुलता है क्योंकि ये अरब इत्तेहाद की अलामत समझा जाता है। सलाहुद्दीन उकाब मिस्र का कौमी परिंदा है जो ताकत, आज़ादी और अजमत की अलामत है। ये कौमी परचम, कोट ऑफ आर्म्स और फौजी निशानात पर भी मौजूद है। तो ये थी आपके अपने चैनल ग्लोब इनसाइडर की आज की वीडियो। ऐसी ही सैर और सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।